हेलो एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 10 मिस्टेक्स। अगर आप एक बिगिनर हो तो आप करते हो अगर आप बैकएंड बना रहे हो स्प्रिंग बूट में, और ये मिस्टेक्स आपको नहीं करनी चाहिए, तभी आपका जो बैकएंड बनेगा वो फ्लेक्सिबल बनेगा, स्केलेबल बनेगा और एक अच्छा बैकएंड आप बना पाओगे। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ऐसे वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि भाई हमें ऐसे वीडियोस चाहिए, तो आपके लिए मैं ऐसे वीडियोस बनाऊंगा। चलो भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो फर्स्ट मिस्टेक, नॉट ऑप्टिमाइजिंग योर ऑटो कॉन्फ़िगरेशंस। जब आप एप्लीकेशन बना रहे होगे स्प्रिंग बूट का, जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल भी बताता हूँ, तो आप बहुत सारे डिपेंडेंसीज यूज़ करते हो, बहुत सारी लाइब्रेरीज यूज़ करते हो, और जब भी आप लाइब्रेरीज यूज़ करते हो तो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन अपने आप से हो जाता है। अब आप कहोगे सर ऑटो कॉन्फ़िगरेशन कैसे हो जाता है? तो स्प्रिंग बूट का ये मैजिक है। स्प्रिंग बूट का कमाल फीचर है कि जब भी आप अपनी क्लास पाथ में कोई डिपेंडेंसी डालते हो तो उस क्लास पाथ के अंदर जो डिपेंडेंसी है उसको डिटेक्ट करके, उसको देख करके और बेस्ड ऑन दैट वो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन कर देता है। एग्जांपल देखो, जैसे आपने स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब डाला तो वेब की ऑटो कॉन्फ़िगरेशन अपने आप हो जाएगी। अब बहुत बार क्या होता है कि आप ऐसे डिपेंडेंसीज भी डाल देते हो जिसकी ज़रूरत नहीं होती है, या कभी कभी होती भी है बाद में चल के नहीं होती। इसका कहने का मतलब क्या है? इसका कहने का मतलब है सपोज आपने स्प्रिंग डेटा JPA डिपेंडेंसी आपने अपने एप्लीकेशन के अंदर इंक्लूड कर दी है, कुछ ऐसे यहाँ पे, और उसके बाद आपने इसको यूज़ करना बंद कर दिया। जैसे हो सकता है आप जब डेवलपमेंट फेज़ में हो तब इसकी ज़रूरत थी, जब आप प्रोडक्शन में गए तो MongoDB यूज़ होने लगा, या ऐसा भी हो सकता है कि आप इस डिपेंडेंसी को कंफ्यूज होके आपने इंक्लूड कर दिया है और आप JDBC यूज़ कर रहे हो बट स्प्रिंग डेटा JPA आपके डिपेंडेंसी मैनेजमेंट या pom.exe में पड़ा हुआ है। अब इससे होगा क्या? इससे होगा आपका पूरा एप्लीकेशन स्लो डाउन होगा। स्टार्ट जब एप्लीकेशन हो रहा होगा तो बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं डिपेंडेंसीज के, प्रॉब्लम होगी, आगे चल के प्रॉब्लम होगी। तो इसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करने के लिए आप अपनी ऑटो कॉन्फ़िगरेशन को देख सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई डिपेंडेंसी आप यूज़ कर रहे हो और आप चाहते हो कि ऑटो कॉन्फ़िगरेशन ना हो, तो आप यहाँ पे आ सकते हो स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में, जहाँ पे एनोटेशन है ये वाला, और यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो एक्सक्लूड, और यहाँ पे आप बता सकते हो कि हमें ये ऑटो कॉन्फ़िगरेशन नहीं चाहिए। जैसे अगर आप बता दोगे यहाँ पे डेटा सोर्स ऑटो कॉन्फ़िगरेशन डॉट क्लास, तो होगा क्या? जब भी आपका एप्लीकेशन चलेगा तो वो इस वाले ऑटो कॉन्फ़िगरेशन क्लास को एक्सक्लूड कर देगा, मतलब इंक्लूड ही नहीं करेगा, मतलब उसको कंसिडर ही नहीं करेगा। दैट मीन्स अब डेटा सोर्स की कॉन्फ़िगरेशन ऑटोमेटिक नहीं होगी। इसका मतलब होता है कि आपने अपने इस ऑटो कॉन्फ़िगरेशन को डिसेबल कर दिया। तो ऐसा करके जब आप बड़े प्रोजेक्ट्स बनाते हो तो आप बहुत सारे डिपेंडेंसीज एंड बहुत सारे लाइब्रेरीज यूज़ करते हो। सो डिपेंडिंग अपॉन आप क्या यूज़ कर रहे हो, कौन सा ऑटो कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, कौन सा ऑटो कॉन्फ़िगरेशन डिसेबल करना है, आप यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्टिमाइज तरीके से करोगे तो अच्छा होगा आपके लिए और आपके प्रोजेक्ट के लिए भी, और आप तगड़ा बैकएंड बना पाओगे। गलती नंबर 2, इग्नोरिंग डिपेंडेंसी मैनेजमेंट। एक सबसे बढ़िया फीचर है स्प्रिंग बूट का कि डिपेंडेंसीज को खुद से मैनेज कर लेता है। मतलब आपको स्टार्टर डिपेंडेंसीज बतानी है एंड बेस्ड ऑन दैट डिपेंडेंसी जितनी भी डिपेंडेंसीज कॉम्पेटेबल होंगी वो अपने आप से ले आएगा और आपके प्रोजेक्ट में लगा देगा। बट बहुत बार हम इसको इग्नोर कर देते हैं और हम ज़्यादा चालाक बनते हैं और अपने खुद से अपने वर्जन को बता देते हैं कि भैया हमें डिपेंडेंसी का ये वाला वर्जन चाहिए, और पूरा खेल बेकार हो जाता है। मतलब स्पेसिफाई हम कर देते हैं खुद से कि हमें ये वर्जन चाहिए, यही सबसे बड़ी गलती होती है। क्योंकि अगर आपने स्पेसिफाई कर दिया कि भाई ये वाला वर्जन हमें चाहिए, तो फिर होगा यह कि स्प्रिंग बूट अपना डिपेंडेंसी मैनेजमेंट वाला फीचर नहीं यूज़ करेगा और आप वाली वर्जन या आप वाली डिपेंडेंसी ले आएगा जो आपने स्पेसिफाई किया था। अब इससे होगा क्या? इससे डिपेंडेंसीज का कॉन्फ्लिक्शन हो जाएगा। बेसिकली बहुत सारी ऐसी डिपेंडेंसीज होगी जो आपके डिपेंडेंसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट कर रही होंगी और मैच नहीं हो रहा या कॉम्पेटेबल नहीं होंगी, और एरर आ सकती है रन टाइम पे, प्रॉब्लम आ सकता है रन टाइम में। इससे बढ़िया तरीका है, सबसे बढ़िया तरीका है इसको हैंडल करने का कि डिपेंडेंसी मैनेजमेंट को इग्नोर मत करो। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखो कि अगर आपने यहाँ पे डिपेंडेंसी बता रखा है, ये देखो यहाँ पे डिपेंडेंसी बता रखा है, तो आप कृपया करके ऐसे वर्जन मत बताइए। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि अपने आप से स्प्रिंग बूट क्या करेगा, स्प्रिंग बूट स्टार्टर डेटा JPA का अपने आप से कंफर्टेबल वर्जन ले आएगा। जो वर्जन आपका स्प्रिंग बूट है वही वर्जन आएगा, या उससे रिलेटेड ऐसा वर्जन आएगा जो आपके करंट वर्जन स्प्रिंग बूट वाले वर्जन के साथ कंफर्टेबल होगा और तगड़ा चलेगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे वर्जन 2.5.0 बता दिया, ये सिर्फ एग्जांपल है, तो हो सकता है कि ये वाली जो डिपेंडेंसी है, इस वर्जन वाली डिपेंडेंसी, वो आपके करंट स्प्रिंग बूट के वर्जन के साथ कंफर्टेबल ना हो और प्रॉब्लम आ जाए। इसीलिए इग्नोर दीज वर्जनिंग, आप यहाँ पे हटा दो, क्योंकि स्प्रिंग बूट स्टार्टर जितनी भी स्टार्टर डिपेंडेंसीज हैं वो अपने आप से स्प्रिंग बूट वर्जन कॉम्पेटेबिलिटी देख लेता है, डिपेंडेंसी मैनेजमेंट खुद से कर लेता है। अच्छा, ये कॉमनली होता कब है भाई? ये होता है तब जब आप कहीं से डिपेंडेंसीज कॉपी करते हो और यहाँ पे पेस्ट करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप स्प्रिंग बूट
स्टार्टर डेटा जेपीए बाद में ऐड करो, और आप इंटरनेट पे गए और वहाँ पे आपने गूगल किया, वहाँ पे जो डिपेंडेंसी दिखी कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया और रन कर दिया। अब कॉम्पेटेबिलिटी एरर आ रही है, फिर आप देख रहे हो, घबरा रहे हो। इससे बढ़िया है कि आप डिपेंडेंसी मैनेजमेंट का ध्यान रखो। बहुत सारे बिगिनर हैं, बहुत सारे इंटरमीडिएट लोग हैं, कॉपी पेस्ट ज़्यादा करते हैं, कहीं चैट जीपीटी यूज़ कर लिया, कहीं ये यूज़ कर लिया, एंड यहाँ पे लाके डिपेंडेंसीज को पेस्ट कर देते हैं, और फिर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है डिपेंडेंसी कॉन्फ्लिक्ट की। तो इससे बचने के लिए आप मिस्टेक नंबर 2 मत करिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की, नॉट हैंडलिंग एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज प्रॉपरली। आपके जो पूरे एप्लीकेशन की कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, बेसिकली हम जो कॉन्फ़िगरेशंस बताते हैं वो फाइल होती है एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज, ये वाली फाइल पूरे प्रोजेक्ट की। और आप क्या करते हो, जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन है वो सब आप यहाँ पे लिखते जाते हो, जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन सब लिखते जाते हो, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपका जो एप्लीकेशन होता है वो अलग अलग स्टेजेस में जाता है। आप जब डेवलपमेंट कर रहे हो तो वो सिर्फ एक डेवलपमेंट स्टेज में रहता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे डेवलप कर रहे हो तो आपका एप्लीकेशन डेवलपमेंट स्टेज में, और यहाँ पे हो सकता है कि आप जो डेटाबेस यूज़ कर रहे हो दैट डेटाबेस इज एक्चुअली डिफरेंट, वो अलग हो। यहाँ पे आप सपोज MySQL यूज़ कर रहे हो, एंड जब आपका डेटाबेस या जब कंप्लीट हो गया डेवलपमेंट, उसके बाद ये टेस्टिंग में जाएगा और यहाँ पे हो सकता है पोस्टग्रेस यूज़ हो रहा हो, बात को समझिएगा यहाँ पे। उसके बाद जब आपका जो एप्लीकेशन है वो टेस्टिंग के बाद भी हो सकता है जब प्रोडक्शन में जा रहा हो तो कोई और डेटाबेस यूज़ कर रहा हो। सपोज़ यहाँ पे कोई नया डेटाबेस है TestDB, या सपोज़ अपना खुद का कोई डेटाबेस है भाई प्रोडक्शन में दूसरा डेटाबेस यूज़ हो रहा है। इसका सिंपल मतलब होता है कि आपका एप्लीकेशन अलग अलग प्रोफाइल्स को या अलग अलग फेजेस में जाता है, डेवलपमेंट फेज़, टेस्टिंग फेज़ एंड देन प्रोडक्शन फेज़। तो इनका आपको ध्यान रखना है, इनका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हर एक डेटाबेस की प्रॉपर्टीज़ अलग अलग हो सकती है। अब सिर्फ यहाँ पे डेटाबेस की ही बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे ईमेल की भी कॉन्फ़िगरेशन अलग हो सकती है, यहाँ पे अलग अलग तरीके की चीज़ों को अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसा नहीं करना है कि भाई कि एक स्टार्टर या बिगिनर की तरह बिहेव नहीं करना है और सारी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे नहीं पुट कर देनी है। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे समझना है स्प्रिंग प्रोफाइल का कॉन्सेप्ट। प्रोफाइल में क्या होता है कि हम लोग अलग अलग प्रोफाइल्स बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम आए और हमें डेव के लिए एक एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ अलग से बनानी है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन डैश डेव डॉट प्रॉपर्टीज़ हमने बना दिया। उसके बाद हमें टेस्टिंग के लिए बनाना है, तो हम यहाँ पे राइट क्लिक करके और एक और फाइल बना सकते हैं, दैट इज़ एक्चुअली एप्लीकेशन डैश QA फॉर टेस्टिंग, या टेस्ट जो भी आपकी मर्जी बना दो, QA डॉट प्रॉपर्टीज। ऐसे करके प्रोडक्शन के लिए हम अलग से एक और फाइल बना सकते हैं फॉर द प्रोडक्शन, एप्लीकेशन डॉट या डैश प्रोड डॉट प्रॉपर्टीज़। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि हम इनको अलग अलग एप्लीकेशन में इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। जब हम डेवलपमेंट कर रहे हो तो यहाँ पे हम डेव को एक्टिवेट करेंगे और यहाँ पे MySQL के कॉन्फ़िगरेशंस को लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद जब हम QA में जाएंगे तो यहाँ पे अगर हमारे पास पोस्टग्रेस है या फिर टेस्टिंग में जो भी डेटाबेस है, टेस्टिंग DB को एक्टिवेट करेंगे, जो भी डेटाबेस है DB को एक्टिवेट करेंगे, बात को समझेंगे। उसके बाद जब हम प्रोडक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे प्रोडक्शन वाली कॉन्फ़िगरेशंस होगी, प्रोडक्शन डिटेल्स या प्रोडक्शन कॉन्फ़िगरेशंस होंगी। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा कोई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप डेवलपमेंट में अलग कॉन्फ़िगर कर दो, प्रोडक्शन में अलग कर दो, QA में अलग कर दो, और बेस्ड ऑन फेजेस आपके कॉन्फ़िगरेशंस हो जाएंगे, और ये एक ऑप्टिमाइज तरीका होगा। एक और चीज़ होती है इंपॉर्टेंट बात कि आपको जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशंस हैं उनको एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज़ के अंदर नहीं रखनी होती। तो ये भी अलग से एक पॉइंट था, बट मैंने कहा चलो इसी में बता देता हूँ। आपको हमेशा कोशिश करनी है कि डोंट पुट द सेंसिटिव इन्फॉर्मेशंस इन एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज़। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने अपनी स्प्रिंग AI ओपन की रखी है, ये सिर्फ मैं सीख रहा हूँ या ये सिर्फ मैं अभी डेवलप कर रहा हूँ इसीलिए रखी है। अदरवाइज इंपॉर्टेंट है कि इसको हम इन्वायरमेंट वेरिएबल में डाल दें, यहाँ पे एप्लीकेशन में डायरेक्टली हार्ड कोड ना करें। अदरवाइज ये कि हो सकता है कि हम अपने गिटहब पे अपना प्रोजेक्ट पुश करें तो वहाँ पे एक्सपोज हो जाए, या कहीं भी एक्सपोज हो सकती है, या ऐसा भी हो सकता है कि भाई आपके डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के लिए अलग से आपको टीम ने दी है, प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्शन वाली टीम को अलग मिलेगा। तो अगर आप ऐसे रख दोगे और अपना एप्लीकेशन शेयर कर दोगे तो QA वाले को भी डेवलपमेंट वाली यहाँ पे टेस्टिंग वाली मिल जाएगी या डेवलपमेंट वाली की मिल जाएगी। तो ऐसा नहीं करना है बिल्कुल। दो इंपॉर्टेंट बात रखना है, आपको जब भी कॉन्फ़िगरेशंस मैनेज करनी, चाहे YAML यूज़ कर रहे हो चाहे प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर लो, तो उस समय आपको पहली चीज़ प्रोफाइल्स को अच्छे से मैनेज करना है। दूसरी, कोई भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशंस है तो आपको उसके अंदर नहीं रखनी है। आपको कोशिश करनी है कि आप एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ के अंदर ना रखो, उसको आप इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के अंदर डालो। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं। नेक्स्ट मिस्टेक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ अ डिपेंडेंसी इंजेक्शन प्रॉब्लम। अब अगर आप ज़्यादा यूज़ करते हो, ओवर यूज़ करते हो ऑटोवेयर का, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। बट यहाँ पे दो प्रॉब्लम की मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले,
अगर आप बार बार ओवर यूज़ कर रहे हो, ओवर यूज़ का मतलब आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हो ऑटो वायर हर जगह, जब भी आप कंट्रोलर बना रहे हो, सर्विस बना रहे हो और ऑटो वायर कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, प्रॉपर्टी इंजेक्शन हर बार यूज़ करो। जैसे मेरे पास यहाँ पे डेटा है और मैंने यहाँ पे चैट मॉडल को डिक्लेयर किया एंड देन ऑटो वायर यूज़ कर दिया। इसी तरह बार बार आप कर रहे हो, जहाँ भी सर्विस बना रहे हो वहाँ पे ऑटो वायर कर रहे हो, ऑटो वायर कर रहे हो, ऑटो कर, दैट मीन्स यू आर ओवर यूजिंग द ऑटो वायर। अब इससे प्रॉब्लम क्या होगी? इससे प्रॉब्लम ये होगी कि बहुत बार सर्कुलर डिपेंडेंसी की प्रॉब्लम आ जाएगी। एक को दूसरी जगह किया, दूसरी को पहली जगह किया, ऐसा करके सर्कुलर डिपेंडेंसी बन जाएगी और एरर देखने को मिलेगी और आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे क्योंकि आपने इतनी बार इसका ओवर यूज़ कर लिया होगा ऑटो वायर का। ठीक है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। दूसरी चीज़ कि जब आप यहाँ पे फील्ड इंजेक्शन या फिर प्रॉपर्टी इंजेक्शन यूज़ करते हो तो प्रॉब्लम आती है जब आप टेस्टिंग करोगे अपने कोड का, तो वहाँ पे आप मॉक ऑब्जेक्ट्स को नहीं पास कर पाओगे कंस्ट्रक्टर के थ्रू, समझ गए? तो आप टेस्टिंग प्रॉपर्ली नहीं कर पाओगे अगर आप ऑटो वायर बार बार यूज़ कर रहे हो। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आप कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन यूज़ करो, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन यूज़ करो। और इसीलिए क्या है कि अब जितने लेटेस्ट वर्जन या अब जो लेटेस्ट वर्जन स्प्रिंग बूट का है, स्प्रिंग का है, उसमें बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप कोई भी इंजेक्शन नहीं बताते हो और अगर आपके सिस्टम या आपके क्लास के अंदर अगर कंस्ट्रक्टर है तो बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन ऑटोमेटिक हो जाता है। अब कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन से फ़ायदे यही है भाई कि जो प्रॉब्लम ऑटो वायर से फेस करनी पड़ रही थी, ओवर यूजिंग ऑटो वायर, जैसे हमने बताया सर्कुलर डिपेंडेंसी, वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। मॉकिंग ऑब्जेक्ट्स या मॉक ऑब्जेक्ट्स पास करने में दिक्कत हो रही थी आपके ऑटो वायर फील्ड्स के अंदर, तो कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन इनका सोल्यूशन देगा। कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन में है कि भाई अगर आपका क्लास है और अगर कंस्ट्रक्टर कॉल करके ऑब्जेक्ट्स को पास कर सकते हो तो आप खुद भी कर सकते हो और स्प्रिंग डिपेंडेंसी मैनेजर या फिर आईओसी कंटेनर भी कर देगा। तो इससे बढ़िया है कि भाई हम यही यूज़ करें कि कंटेनर भी ऑब्जेक्ट बना के ऑटोमेटिक भी पास कर दे और हमें भी ज़रूरत पड़े टेस्टिंग वगैरह के समय तो हम भी कंस्ट्रक्टर के थ्रू ऑब्जेक्ट बना के पास कर दें। दैट मीन्स हम मॉक भी कर लें, मॉक ऑब्जेक्ट्स भी पास कर दें, टेस्टिंग भी प्रॉपर्ली हो सके और बाकी प्रॉब्लम्स भी नहीं आए। दैट्स वाई कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन इज द बेस्ट और आपको कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन ही यूज़ करना चाहिए डिपेंडेंसी इंजेक्शन में। अब आप लोगों के सर हमेशा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको हमेशा यूज़ करना है। आप यूज़ कर सकते हो ऑटो वायर भी, लेकिन जब एक बेस्ट प्रैक्टिस अगर बात करें तो आपको कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन यूज़ करना चाहिए। छोटा मोटा एप्लीकेशन बना रहे हो टेस्टिंग के लिए, सीखने के लिए, तो आप ऑटो वायर यूज़ करो, क्या दिक्कत है यार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। एंड ये प्रॉब्लम या फिर ये मिस्टेक नहीं है, ये एक सजेशन है। एंड सजेशन क्या है? सजेशन यही कि आप डिपेंडेंसीज जैसे एक्चुएटर डिपेंडेंसी है और इस तरह से जितनी भी डिपेंडेंसीज हैं उनको यूज़ करो, स्टार्टिंग से यूज़ करो। आप एक्चुएटर समझो क्या होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब आप कोई एप्लीकेशन बनाते हो तो हेल्थ चेक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, मॉनिटरिंग आपने एप्लीकेशन को कैसे मॉनिटर करोगे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये कैसे करते हो? वो इन डिपेंडेंसी या इन लाइब्रेरीज की हेल्प से आप करते हो एक्चुएटर। तो आपको करना है कि आपको अपने एप्लीकेशन के अंदर डिपेंडेंसी लगानी है एक्चुएटर की एंड देन आपको एंड पॉइंट्स इनेबल करने हैं management.endpoints.web.expose.include। और जब आप इंक्लूड करोगे सो आप अलग अलग एंड पॉइंट्स को इंक्लूड कर सकते हो। दिखाता हूँ मैं, यस आप इंक्लूड कर सकते हो यहाँ पे health/info या फिर आप एस्ट्रिक यूज़ कर लो फॉर ऑल। तो आप सारे एंड पॉइंट्स को इनेबल कर दोगे, फिर आपको क्या होगा कि एक एंड पॉइंट मिल जाएगा एक्चुएटर के बाद आप हेल्थ यूज़ कर सकते हो, इन्फो यूज़ कर सकते हो। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि आप अपने एप्लीकेशन को मॉनिटर कर सकते हो, हेल्थ चेक कर सकते हो और अलग अलग एंड पॉइंट्स का यूज़ करके मैट्रिसेस वगैरह फाइंड आउट कर सकते हो, जिससे आप बहुत कह सकते हो कि जैसे डेटाबेस क्यों फेल हो रहा है तो आप मॉनिटर कर पाओगे इस एंड पॉइंट या इन लाइब्रेरीज की हेल्प से। तो स्टार्ट यूजिंग दिस लाइब्रेरी, जिससे फ़ायदा होगा भाई आपके एप्लीकेशन जो बनेंगे उनको आप पीरियडिकली मॉनिटर कर पाओगे इन एंड पॉइंट्स की हेल्प से। तो ये कोई मिस्टेक नहीं थी, बट ये स्टार्ट यूजिंग दिस टाइप ऑफ लाइब्रेरीज एक्चुएटर्स। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आ जाना है अपने pom.xml में एंड आप डिपेंडेंसी में आपको लगाना है स्प्रिंग बूट स्टार्टर एक्चुएटर ये रहा। एंड जैसे ही आप एक्चुएटर लगाओगे देन आप एंड पॉइंट्स इनेबल कर सकते हो management.endpoints.web। मैं आपको दिखा दूँ, एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज़ में आ जाओ यहाँ पे एंड यहाँ पे आ जाओ मैनेजमेंट डॉट डायरेक्टली कॉपी कर लो। लेट्स कॉपी दिस यहाँ से एंड यहाँ पे चिपका दो। यस, तो आप हेल्थ और इन्फो वाली दो आपने यहाँ पे इनेबल कर दिया है, दो एंड पॉइंट्स। एंड यस, एक बार स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे ओपन करोगे 8080/एक्चुएटर, आपको यहाँ पे कुछ लिंक्स दिखेंगे एंड आप देखोगे यहाँ पे तो हमको एक्चुएटर/हेल्थ एंड एक्चुएटर/हेल्थ और देन उसका पाथ देन इन्फो मिल गया। अब आप इन एंड पॉइंट्स को क्लिक करके एंड देन अपने एप्लीकेशन की हेल्थ सारी चीज़ चेकआउट कर सकते हो। एंड ये इंपॉर्टेंट होता है
कि भैया आप देखो यहाँ पे डिस्क स्पेस स्टेटस का अप है, रनिंग है, टोटल कितना डिस्क है, फ्री कितना है, एवरीथिंग सब बता देगा आपके एप्लीकेशन के बारे में। तो इस तरह से आप एंड पॉइंट्स को यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो। अभी मैंने सिर्फ हेल्थ और इन्फो यूज़ किया, ऐसे करके बहुत सारे अलग अलग एंड पॉइंट्स होते हैं और आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर करके उनको यूज़ कर सकते हो। सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये कि भाई आप क्या करो, आप एक्चुएटर्स जैसे लाइब्रेरीज को यूज़ करो टू इनेबल द हेल्थ चेक एंड मॉनिटरिंग ऑफ योर एप्लीकेशन। ये मिस्टेक तो नहीं थी कि आप नहीं यूज़ करते हो, बट हाँ ये एक सजेशन था कि आप ऐसे यूज़ करो, इन लाइब्रेरीज को एक्सप्लोर करो। अब इस पॉइंट में बात करें तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई बड़ा एप्लीकेशन बनाते हो या फिर कभी कभी क्या होता है जो आप सर्विसेज यूज़ करते हो स्लो होती हैं, तो उस केस में हमारा मेन थ्रेड होता है वो ब्लॉक हो जाता है। ये प्रॉब्लम वो लोग अच्छे समझ पाएंगे जिन्होंने एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाया हो या जिन्होंने कभी जावा एफएक्स पे काम किया हो, मतलब थोड़ा काम किया हो, मेन थ्रेड क्या होता है, बैकग्राउंड थ्रेड्स क्या होते हैं, आईओ थ्रेड्स क्या होते हैं, उनके बारे में समझ होगी तो आप ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ पाओगे। तो बहुत बार क्या होता है कि सपोज आपने कोई सर्विस यहाँ पे लिखी और ये सर्विस यूज़ कर रही है ईमेल या ऑर्डर या किसी भी चीज़ के लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मैसेज नोटिफिकेशन भेज रही है, नोटिफिकेशन भेज रही है, और गलती से आपने ये जो सर्विस लिखी है ये सर्विस आपने मेन थ्रेड पे ही लिख दी है। एक ही थ्रेड है आपके पास मेन, और आपने मेन थ्रेड पे ये सर्विस लिख दी है। अब प्रॉब्लम क्या है पता है, प्रॉब्लम ये है कि सपोज आपने किसी ने कॉल किया और आपका मेन थ्रेड इस सर्विस को कॉल किया और वही मेन थ्रेड नोटिफिकेशन को भेजने के लिए चला गया, सेम वही मेन थ्रेड। अब हुआ क्या, नोटिफिकेशन भेजने, क्योंकि नोटिफिकेशन सर्विस या नोटिफिकेशन भेजना एक अपने आप में ही एक बड़ा टास्क है कह सकते हो, या काफ़ी कॉम्प्लेक्स टास्क है। तो हो सकता है कि जब मेन थ्रेड नोटिफिकेशन को सेंड कर रहा हो उस केस में इसको लग गए 5 मिनट या उसको लग गए 4 मिनट या उसको लग गए 3 मिनट मान लो, तो 3 मिनट तक बाकी काम नहीं होगा। आपका ये जो मेन थ्रेड है वो मेन थ्रेड ब्लॉक रहेगा, मतलब कुछ भी काम नहीं कर पाएगा। जो भी यूज़र होगा वो मेन थ्रेड पे ब्लॉक रहेगा, और यूआई वगैरह, अगर मेन थ्रेड यूआई दिखा रही है तो यूआई भी स्टक रहेगा, चिपकी रहेगी, उसको लगेगा भाई आपका सॉफ्टवेयर हैंग कर चुका है। या फिर अगर वेब एप्लीकेशन है तो वेब एप्लीकेशन में से रिक्वेस्ट आ रही है तो रिक्वेस्ट वहीं पे रुक जाएगी और उसका घूमता 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 दिखाने लगेगा। तो इट इज़ एडवाइजेबल कि जब भी आप कोई सर्विस बना रहे हो तो मेक श्योर कि जो आपको लगता है कि जो सर्विस ज़्यादा टाइम लेंगी उनको आप असिंक से एनोटेट कर दो, असिंक से एनोटेट करके एंड काम कर सकते हो। लेट्स सी, मैं आपको दिखाता हूँ। लेट्स सपोज एक सर्विस है आपके पास, दैट इज़ अ नोटिफिकेशन सर्विस, नोटिफिकेशन सर्विस, यस ये सर्विस है। एंड यहाँ पे आप एक मेथड है आपके पास एंड यू आर सेंडिंग अ ईमेल, वॉइड सेंड ईमेल, नोटिफिकेशन ईमेल के थ्रू आ रहा है। एंड यहाँ पे आपने लॉजिक लिख दिया टू सेंड द ईमेल, सेंड ईमेल या सेंडिंग ईमेल। एंड सपोज इसको लग गए थ्रेड डॉट स्लीप, इसको लग गए 5 सेकेंड, 5000 मिली सेकेंड्स इसको लग गए भेजने में ये नोटिफिकेशन, यस। एंड देन आपका मैसेज आ गया नोटिफिकेशन सेंड। आई होप मेरी बात समझोगे यहाँ पे। एंड यहाँ पे लिख दो सेंडिंग नोटिफिकेशन। तो मुझे पता है कि ये 5 सेकंड का टाइम ले रहा है, तो इसीलिए मैं क्या करूँगा, इसको एनोटेट कर दूंगा @असिंक, यस। अब असिंक एनोटेशन की हेल्प से हम यहाँ पे मेन थ्रेड को ब्लॉक नहीं करेंगे। एंड अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एनोटेशन दैट मार्क्स मेथड एज अ कैंडिडेट फॉर एसिंक्रोनस एग्जीक्यूशन, मतलब अब यहाँ पे एसिंक्रोनस एग्जीक्यूशन होगा। ये मोटा मोटा बोलें तो ये जो काम होगा वो कोई और थ्रेड द्वारा हैंडल किया जाएगा। ओके, सो लेट्स डू दैट। इसको एप्लीकेशन इसको एग्जीक्यूट करते हैं। हम एग्जीक्यूट करेंगे अपने कौन से सर्विस को। अच्छा, एक चीज़ और मैं करता हूँ, चलो मैं यहीं पे कर देता हूँ अपनी नोटिफिकेशन सर्विस को। आप ऑटो को वायर कर लो, नोटिफिकेशन सर्विस एंड ऑटो वायर कर लो। एंड देन आप यहाँ पे नोटिफिकेशन सर्विस डॉट सेंड मेल कॉल करो एंड देन ऐसा आउट कर दो। ओके, मेन थ्रेड वर्किंग, ठीक है। एंड लेट्स रन दिस एप्लीकेशन। आप एप्लीकेशन को रन करो, यू विल सी समथिंग अनयूजुअल जो आपको अलग सा दिखेगा। आप देखोगे यहाँ पे सेंडिंग ईमेल एंड लेट्स सी, ठीक है। सो आप देख सकते हो अब आपको ऐसा दिखा होगा कि सेंडिंग ईमेल, नोटिफिकेशन सेंड, एंड ये एक सीक्वेंस में आ रहा है। तो हाँ, अभी ये सीक्वेंस में आ रहा है क्योंकि हमने यूज़ तो कर लिया, बट हमें अपने मेन एप्लीकेशन में आके अपनी कॉन्फ़िगरेशन में और यहाँ पे इनेबल करना पड़ेगा, इनेबल असिंक, ठीक है। आपने यहाँ पे असिंक को इनेबल कर दिया, देन अगर आप अपना एप्लीकेशन रन करोगे तो आपको पता चल जाएगा डिफरेंस, ठीक है। हमने इनेबल नहीं किया था भाई, तो इनेबल करना भी याद रखिएगा। यस, आप देखोगे यहाँ पे आपका मेन थ्रेड ने ये कुछ प्रिंट किया, देन मेन थ्रेड वर्किंग, मतलब बेसिकली आपका मेन थ्रेड काम कर रहा है, और सेंडिंग नोटिफिकेशन मतलब ये दूसरा थ्रेड होगा, एंड देन नोटिफिकेशन यहाँ पे सेंड हुआ। तो मेन थ्रेड अपना काम करता रहेगा एंड बाकी असिंक की हेल्प से ये जो टास्क है वो मार्क हो जाएगा एज अ एसिंक्रोनस टास्क। तो असिंक आप यूज़ कर सकते हो एंड यूज़ करना ही चाहिए। अगर आप
कोई मेन थ्रेड, आपको लगता है कि मेन थ्रेड को कोई थ्रेड ब्लॉक कर लेगा या कोई काम ब्लॉक कर लेगा, सो यूज़ असिंग इन दैट केस। सो आई थिंक ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारे लोग इसको नहीं यूज़ करते हैं, बट ये आपको यूज़ करना चाहिए। एंड ये मिस्टेक हो सकती है क्योंकि बहुत बार आप ऐसे काम करते हो, ऑर्डर को प्लेस करना, ईमेल को भेजना, ये करना वो करना, तो वहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे जब भी आप कोई एप्लीकेशन बनाते हो तो एरर बहुत इंपॉर्टेंट आती है, इसीलिए होती है एरर बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसीलिए एरर्स को हमेशा हैंडल करना चाहिए प्रॉपर्ली। और ज़्यादा बढ़िया तरीका रहता है स्प्रिंग बूट में कि इन एरर्स को हैंडल करो ग्लोबली। यस, आप यूज़ करो यहाँ पे कंट्रोलर एडवाइस एनोटेशन एंड आप इनके अंदर एप्लीकेशंस के जितनी भी एरर्स हैं उनको ग्लोबली हैंडल कर लो। तो बार बार क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपको पूरे एप्लीकेशन में 100 जगह नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ सकती है, तो 100 जगह अगर नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ सकती है तो आप भाई 100 जगह पे आप अलग अलग से नल पॉइंटर को एक्सेप्शन को हैंडल करने से बढ़िया है कि आप एक ही जगह उन एक्सेप्शंस को हैंडल कर लो और उनका कह सकते हो बंदोबस्त कर दो। अदरवाइज प्रॉब्लम होगी, आपको भी प्रॉब्लम होगी और जो बाकी लोग, हो सकता है कल को कोई दूसरा कोड पढ़ रहा हो तो उसको भी प्रॉब्लम होगी। तो ऐसा नहीं करना, इट मेक्स योर कोड लुक गुड एंड परफॉर्म गुड, क्योंकि एक जगह पे सारे एक्सेप्शंस हमारे हैंडल होते हैं। तो मीन्स यही चीज़ है कि आप क्या करो, यहाँ पे क्लास बना लो, क्लास ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर, जो भी आपको बनाना है, एंड देन इसके अंदर हैंडल कर दो। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखा देता हूँ। यस, हमारे पास नोटिफिकेशन सर्विस है, नोटिफिकेशन सर्विस में प्रोड्यूस नल पॉइंटर एक्सेप्शन। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्लास बना लेंगे ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा कंट्रोलर एडवाइस एंड देन हम यहाँ पे सपोज हमें नल पॉइंटर एक्सेप्शन हैंडल करना है तो हम पब्लिक एंड रिटर्न हमें वही करना है। जैसे हमें अगर रेस्पॉन्स एंटिटी रिटर्न करना है तो हम यहाँ से रेस्पॉन्स एंटिटी रिटर्न कर देंगे। एंड यहाँ पे अगर कोई रिस्पॉन्स है तो आप रिटर्न कर सकते हो। एंड यहाँ लिखेंगे हैंडल नल पॉइंटर एक्सेप्शन, नल पॉइंटर, थोड़ा सा अच्छे से लिखो, हैंडल नल पॉइंटर एक्सेप्शन, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे अगेन यूज़ करना है एक्सेप्शन हैंडलर नामक एक एनोटेशन, एक्सेप्शन हैंडलर, एंड देन आपको यहाँ पे क्लास बताना कि हमें कौन सी क्लास का एक्सेप्शन हैंडल करना है। एंड फिर आपको यहाँ पे उसी क्लास का वेरिएबल मिल जाएगा एंड देन आप यहाँ क्या कर सकते हो, रिटर्न कर सकते हो ex.getMessage। अब होगा क्या, पूरे एप्लीकेशन में कहीं भी एरर आएगी तो आपका यही मेथड चलेगा। कहीं भी एरर आएगी, कौन सी वाली, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, तो आपका यही मेथड चलेगा। तो यहाँ से मैं रिटर्न करना रेस्पॉन्स एंटिटी, तो हम कहेंगे रेस्पॉन्स एंटिटी डॉट स्टेटस नल या सर इंटरनल सर्वर, तो हम कहेंगे HTTP स्टेटस डॉट इंटरनल सर्वर, देन ऑफ बॉडी में डाल देंगे गेट मैसेज। तो पूरे एप्लीकेशन में कहीं भी एरर आएगी नल पॉइंटर एक्सेप्शन वाली, तो यही वाली एरिया में से एक्सिक्यूट होगी। और आपको भी कोशिश करना है कि ऐसे करके जितने भी एक्सेप्शंस आए आप यहाँ पे हैंडल करो। तो ये बन जाएगा हमारा एक ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर, एंड दिस इज़ एक्चुअली अ बेस्ट वे। नाउ अगर मैं आगे बात करूँ नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि भाई आप बहुत बार क्या करते हो, जब आप डेटाबेसेस वगैरह यूज़ करते हो तो वहाँ पे मिस यूज़ करते हो चीज़ों को, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप समझ जाओगे अच्छे से। मिस यूजिंग JPA या फिर JDBC APIs कैसे, मिस यूजिंग, एंड इसको कर दो वाइट एंड यस। आप कैसे मिस यूज़ करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपके डेटाबेस के अंदर 1 लाख या 1 लाख ऑर्डर्स हैं और आपको क्या करना है, उन सारे ऑर्डर्स में से चेक करना है कितने ऑर्डर्स पेड हैं। अब आप क्या करोगे, सारे ऑर्डर्स को चेक करने के लिए आप लगा दोगे अपना जो रिपोजिटरी है, ऑर्डर रेपो डॉट फाइंड ऑल। आप सबसे पहले सारे ऑर्डर्स निकाल लोगे, सारे ऑर्डर्स आपको पूरी यहाँ पे लिस्ट मिल जाएगी एंड यू विल ऑपरेट ऑन लिस्ट। तो थोड़ा सा इधर कर लो जिससे आपको प्रॉपर्ली दिखे, आपको पूरी यहाँ पे लिस्ट ऑफ ऑर्डर्स मिल जाएंगे, लिस्ट ऑफ ऑर्डर्स। एंड अब आप क्या करोगे, इस पे लगाओगे फॉर ईच लूप एंड फॉर ईच लूप की हेल्प से ट्रेवर्स करोगे और एक का स्टेटस चेक करोगे कि यहाँ पे हमारे ऑर्डर्स जो है वो पेड है कि नहीं पेड है। बट ये एक अच्छा तरीका नहीं है क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स हैं। 1 लाख ऑर्डर्स छोटे मोटा ऑर्डर नहीं होता है, 1 लाख बहुत हो गया। अगर भाई एक ऑर्डर भी सपोज 5,000 रुपये का है और 1 लाख ऑर्डर मतलब 1 लाख इंटू 5,000 रुपये का तो ऑर्डर आपका बन रहा सीधा, तो ये कम नहीं है। आपको क्या करना है, आपको यूज़ द डेटाबेस ऑप्टिमाइज टेक्निक। आपको सारे डेटा एक बार में नहीं निकालना, आपको यहाँ पे पेजिनेशन यूज़ करना है एंड यूज़ क्वेरीज। जैसे आप फाइंड बाय ऑर्डर या फाइंड बाय स्टेटस निकाल सकते थे और स्ट्रिंग में यहाँ पे पास कर सकते थे ऑर्डर का स्टेटस। इसका मतलब आप जो काम करो ना वो डेटाबेस
स्पेसिफिक हो, क्योंकि डेटाबेसेस ऑप्टिमाइज होते हैं काम करने के लिए। ठीक है, मतलब हमने यहाँ पे पास करेंगे, इस मेथड को कॉल करेंगे, उस मेथड के अंदर पास कर देंगे स्टेटस अपना पेड, तो ये डेटाबेस रिटर्न उतने ही रिजल्ट करेगा जितने पेड हैं। तो कोशिश करो कि डेटाबेस स्पेसिफिक काम के लिए तो डेटाबेस वाली चीज़ यूज़ करो। अब आपको क्या करना है, आपको 1 लाख डेटा एक ही बार में रिटर्न करना नहीं है, आपको हमेशा इसको ऑप्टिमाइज करने की सोचनी है, आपको हमेशा पेजिनेशंस यूज़ करने हैं एंड इस तरह से यूज़ करना है, इस तरह से चीज़ें यूज़ करनी है, क्योंकि बार बार भाई आपको काम कुछ और है, काम आपकी छोटी चीज़ है, ठीक है, लेकिन आप 1 लाख डेटा एक ही बार में निकाल ले, हो सकता है 10 लाख डेटा हो, तो वहाँ पे एरर्स भी आ सकते हैं, जैसे आउट ऑफ मेमोरी एरर आ गई या कोई भी एरर आ गई। तो यूज़ पेजिनेशन फॉर लार्ज डेटा एंड यूज़ ऑप्टिमाइज टेक्निक, जो डेटाबेस से ही डेटा को निकालने के लिए ऑप्टिमाइज हो। ऐसा ना हो भाई कि आप पूरा डेटा निकाल रहे हो फिर अपने हिसाब से लॉजिक लगा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है, अदरवाइज प्रॉब्लम आ सकती है, प्रॉब्लम आती ही आती है। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट थोड़ा सा सिक्योरिटी से रिलेटेड है। बहुत बार क्या होता है कि आप APIs को अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं करते हो, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको लगता है भाई फ्रंट एंड वाला बंदा है, आपको लगता है फ्रंट एंड वाला सब कर लेगा। सिक्योर लिख दो ज़्यादा से, API सिक्योर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको लगता है भाई फ्रंट एंड वाला बंदा है, फ्रंट एंड वाला तो लॉगिन लॉगआउट बना ही रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको अपनी सारी APIs सिक्योर करनी है एंड साथ ही साथ में रोल बेस्ड सिक्योरिटी लगानी है। रोल बेस्ड सिक्योरिटी का मतलब होता है कि एडमिन अगर है तो एडमिन वाली, या एडमिन है तो एडमिन क्या कर सकता है, सारी APIs को एक्सेस कर सकता है, ऑल, क्योंकि एडमिन है। उसके बाद अगर कोई गेस्ट है तो गेस्ट को सिर्फ गेस्ट स्पेसिफिक APIs आपको एक्सेस करानी है, नॉट ऑल। गेस्ट स्पेसिफिक APIs को सिर्फ एक्सेस कराना है। इसी तरह कोई टीचर है, कोई स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट को कौन सी APIs एक्सेस करनी है, टीचर को कौन सी APIs एक्सेस करनी है, आप सिर्फ उन्हीं API को अलाउ करो। दैट मीन्स आपकी API सारी ऑप्टिमाइज हो, सिक्योर हो। कोई भी API ऐसा ना हो कि कोई भी एक्सेस कर ले, कोई एडमिन एक्सेस कर ले, कोई ये एक्सेस कर ले, कोई वो एक्सेस नहीं। आपने जो API बनाई है दैट मस्ट बी सिक्योर एंड ऑप्टिमाइज होनी चाहिए, तभी काम होगा, अदरवाइज मतलब गलत हो जाएगा। ठीक है, सो आप बहुत बार एडमिन API एक्सपोज पब्लिकली विदाउट ऑथेंटिकेशन, तो बहुत बार क्या होता है, एडमिन की जितनी भी APIs होती हैं आप पब्लिक कर देते हो विदाउट ऑथेंटिकेशन। दैट अलाउ कर सकता है ये कि भैया कोई भी आपका डेटा डिलीट कर दे, कुछ एक्स्ट्रा डाल दे, कुछ अपडेट कर दे, ऐसा हो सकता है अगर आपने ऐसा किया। तो मेक श्योर फ्रंट एंड कुछ भी कर रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बैकएंड पे काम कर रहे हो तो बैकएंड पे आपको सिक्योर करनी पड़ेगी चीज़ें, अदरवाइज सिक्योर नहीं करते हो तो प्रॉब्लम हो जाएगी, और अगर प्रॉब्लम हो जाएगी तो आपको पता है क्या होगा। नाउ लास्ट पॉइंट विच इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट, यूज़ लॉगिंग विद प्रॉपर लेवल। पहली चीज़, बहुत बार जब भी आप एप्लीकेशन डेवलप करते हो तो आप लॉगिंग को यूज़ ही नहीं करते हो, आप सिंपली SOUT यूज़ करते हो, system.out.println या प्रिंट यूज़ करते हो मैसेजेस को लॉग करने के लिए, बट बिल्कुल नहीं यूज़ करना है ये। अगर आप प्रोजेक्ट बना रहे हो तो आपको यहाँ पे प्रॉपर लॉग यूज़ करना है। लॉगिंग लाइब्रेरी आती है जिसकी हेल्प से आप कंसोल पे भी लॉग कर पाओगे, साथ ही साथ में फाइल में ज़रूरत पड़े तो फाइल में लॉग कर सकते हो, और अलग अलग तरीके के लॉग्स को आप अलग अलग जगह पे कॉन्फ़िगर करके और यूज़ कर सकते हो। तो पहला पॉइंट, आपको लॉग यूज़ करने ही करने। दूसरा, लॉग यूज़ करना है और साथ ही साथ में आपको प्रॉपर लॉग्स यूज़ करने हैं। बहुत सारे लोग जब यूज़ करते हैं तो सिर्फ इन्फो ही यूज़ करते हैं, बट नहीं, इन्फो नहीं यूज़ करने हैं, आपको अपने मैसेज के अनुसार यूज़ करना है कि भाई आपको डीबग है तो डीबग के लिए यूज़ करना है, इन्फो है तो इन्फो, एरर है तो एरर, ऐसे करके अलग अलग लॉग लेवल्स हैं। लॉग लेवल्स को अलग अलग यूज़ करना है अपने अपने अनुसार कि भाई मैसेजेस कैसे हैं, और कभी भी पासवर्ड को लॉग नहीं करना है, चाहे आप SOUT को यूज़ करो चाहे कोई लॉगिंग लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हो। अगर आप पूरी वीडियो देखना चाह रहे हो तो इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, मास्टर लॉगिंग इन 1 वीडियो, उसका लिंक मैं नीचे आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके वहाँ से वीडियो को देख सकते हो। तगड़ा लेक्चर है तो आप जाके देखिए भाई और अच्छे से सीखिए। तो लॉगिंग प्रॉपरली यूज़ करनी है। एक चीज़ और ध्यान देनी है, जब आप प्रोडक्शन में अपने एप्लीकेशन को ले जा रहे हो, डिप्लॉय कर रहे हो, तो उस समय लॉग्स को ऑफ करना है। ऐसा ना हो कि भाई लॉग्स तब भी चल रहे हैं प्रोडक्शन में भी, ठीक है, प्रोडक्शन में लॉग्स का और ज़्यादा ध्यान रखना है। तो कुछ ऐसे लॉग्स हैं जो इंपॉर्टेंट लॉग्स आप प्रोडक्शन में डाल सकते हो, तो वो सब चीज़ आपको ध्यान रखना है। मतलब बेसिकली ऐसा नहीं कि लॉग ऑफ करने का मतलब ऑफ ही कर दिया। अगर आपका फ्रंट एंड एप्लीकेशन है तो वहाँ पे तो लॉग्स ऑफ करने हैं, क्योंकि वो लॉग्स क्लाइंट को दिखते हैं। बैक एंड एप्लीकेशन है तो स्पेसिफिक लॉग्स जो हैं इन्फॉर्मेशन पर्पस वाले, या जो आप ट्रेस थे उसको आप ऑफ कर सकते हो, और जो इंपॉर्टेंट वाले हैं उन लॉग्स को अपने फाइल में सेव रखना होता है जिससे कि आप अच्छे से उनको समझ सको। कोई एरर आ रही है तो लॉग्स को पढ़ के उनको सॉल्व कर सको। तो लॉग्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो आई थिंक यहाँ पे हम लोगों ने 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर अप कर लिए जो कॉमन मिस्टेक्स हैं, एंड ये बिगिनर के लिए तो बहुत ज़्यादा यूजफुल है। अगर आप इंटरमीडिएट हो, आप एक्सपर्ट हो, तो क्या ये यूज़फुल लगा कि नहीं लगा, कमेंट सेक्शन में भाई ज़रूर बताइए। और अगर आप चाहते हो कि इससे हम थोड़ा सा एडवांस मूव करें और भी डीप में घुसे, इंटरव्यू क्वेश्चंस वगैरह भी इसी तरह कवर करें, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और भी टॉपिक्स कमेंट सेक्शन में बता सकते हो ऐसे वीडियोज़ में लाने के लिए।
बिल्कुल हेल्प कर रहा हूँ आपकी और मेहनत भी कर रहा हूँ। ऐसे वीडियोस हम लोग लाते रहेंगे। आपको क्या करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटा दिख रहा है, घंटे को ज़रूर बता दो भाई, लाइक बटन ज़रूर कर दो भाई, लाइक 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 लाइक, एक लाइक आपका भाई हमारा मोटिवेशन बढ़ा देता है, तो जरूर से लाइक करो। इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं 1000 लाइक, देखते हैं भाई फटाफट कितनी देर में आप करा देते हो। ओके चलो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय।